हेलो दोस्तों। आज हम जनरल साइंस का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस दे रखे हैं। रोंटगन, गैलीलियो, राइट ब्रदर्स, जी रॉबर्ट ओपनहेमर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रोंटगन। इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। अब इसको आप याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिए। जो एक्स होता है उसको किस तरीके से बनाते हैं हम, ऐसे। और रोंटगन से आप याद रखिए कि कुछ चीज़ गलत हो गई है। जो चीज़ गलत हो जाती है तो इंग्लिश में गलत होने को क्या कहते हैं? रोंग। रोंग होते हैं तो अपन इस तरीके से काट देते हैं। तो दोनों एक तरीके के दिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जो गलत है, यानी रोंटगन। रोंटगन और रोंग एक जैसा लग रहा है ना, तो इसलिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने क्या किया था? जो टेलीस्कोप होता है अपना, उसकी खोज की थी। किसकी की थी? टेलीस्कोप की। ऐसे जो राइट ब्रदर्स होते हैं, इन्होंने क्या किया था? एरोप्लेन यानी हवाई जहाज की खोज इन्होंने की थी। और जे रॉबर्ट ओपनहेमर थे, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? परमाणु बम, जो न्यूक्लियर बम है आपका, उसकी खोज की थी। ऑप्शन डी, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने। तो सारे ऑप्शंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? दोस्तों जो शक्तिशाली चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, एलनिको, आप ये याद रखो, एलनिको, इन चीज़ों को यूज लेते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड निकल की मिश्र धातुओं से हम शक्तिशाली चुंबक बनाते हैं। याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है? एलनिको याद रखना है। ए एल यानी यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, एन यानी आपका निकल होगा, और सी ओ यानी आपका कोबाल्ट होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पूछा है नवजात शिशुओं में। तो नवजात शिशुओं में जब आपसे पूछे तो आपको बताना है 300 हड्डियाँ होती है नवजात शिशुओं में। जैसे ही शिशु बड़ा होता है, तो जब किशोर अवस्था में जाता है, उस टाइम पे हड्डियाँ क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। कम होने के बाद वो हो जाती है 206। तो आपसे जब पूछे नवजात शिशुओं की जगह अगर यहाँ पे लिखा है मनुष्य में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो आपको बताना है 206। और अगर आपसे और दूस कुछ और भी जान लेते हैं इनके बारे में। अगर आपसे पूछे कि खोपड़ी में अपने कितनी हड्डियाँ होती हैं, अगर आपसे खोपड़ी में हड्डियों के बारे में पूछे दोस्तों, तो आपको बताना 8 हड्डियाँ होती हैं खोपड़ी में। और एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके भी ऊपर, वो है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जब आपसे छोटी पूछे तो आपको बताना है स्टेपिज नाम की जो हड्डी होती है अपनी, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, लंबी के बारे में पूछे, तो आपको बताना है फीमर नाम की हड्डी सबसे लंबी होती है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। नवजात शिशुओं में आपसे हड्डियों की संख्या पूछते हैं तो आपको बताना है 300। अगर आपसे पूछते हैं मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 बताना है। खोपड़ी में 8 बतानी है। सबसे छोटी स्टेपिज नाम की होती है। लंबी फीमर नाम की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो ऑप्शन सी प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण हमारा रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों क्या होता है कि आकाश में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, धूल, मिट्टी और कुछ सूक्ष्म कण होते हैं। तो उनके कारण क्या होता है, जब सूर्य से प्रकाश आता है, तो छोटे छोटे जो जो कण होते हैं उनसे क्या होगा, वो टकराता है। प्रकाश जब टकराता है तो इसके कारण ये क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। और जो सबसे ज़्यादा कलर स्कैटर होता है इसमें, वो होता है आपका ब्लू कलर, सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जो आकाश का कलर है वो हमको क्या दिखता है, नीला। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों जो रिफ्रैक्शन होता है आपका, रिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सरफेस पर अगर कोई लाइट पड़ रही है, यानी कि जैसे कोई गिलास है आपका ट्रांसपेरेंट, तो उस पर अगर लाइट पड़ रही है तो उसका कुछ भाग क्या होगा, आर पार चला जाएगा। तो आर पार चला जाता है तो इसको कहेंगे हम रिफ्रैक्शन। कोई भी लाइट पड़ी, आर पार चला गया, ये कहलाता है हमारा रिफ्रैक्शन। और अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो दोस्तों रिफ्लेक्शन में क्या होगा, कोई भी लाइट आएगी, कांच पे टकराएगी और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, वापस से उसी जिधर से आई थी वो उधर की साइड में ही चला जाएगा। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। टकरा के वापस आने को कहते हैं रिफ्लेक्शन, और आर पार चल जाने को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और एक बच गया दोस्तों डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म से जब वाइट लाइट को पास करते हैं
तो 7 कलरों में विभाजित हो जाती है। तो ये कहलाता है हमारा डिफ्रैक्शन। समझ गए दोस्तों? तो 4 ऑप्शन याद रखना। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, स्कैटरिंग के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो एक मशीन है, इसका क्या काम है? तो दोस्तों जो डायनेमो होती है वो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है जो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो आपसे कह सकते हैं जनरेटर का क्या काम है, ऐसे पूछेंगे तो आपको बताना है इसका भी सेम ही काम है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो दो चीज़ें, एक डायनेमो और एक जनरेटर, दोनों मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। और अगर आपसे पूछे मोटर के बारे में, दोस्तों जो मोटर होती है ना वो इनका उल्टा काम करती है। मोटर क्या करती है दोस्तों? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इस पे कि इसको इन्वेंट किसने किया था, यानी कि किसने इसका आविष्कार किया था डायनेमो का। तो आपको बताना जो माइकल फेराडे हैं उन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती है? दोस्तों जो घरों में फ्यूज लगा रहता है वो किस प्रकार की धातु से बना होता है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस दे रखे हैं। जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, क्वैथनांक कम हो, चालक तत्व कम हो। दोस्तों जो फ्यूज होता है, फ्यूज आपको पता है क्या होता है? फ्यूज के बारे में बता देता हूँ पहले दोस्त थोड़ा सा। दोस्तों क्या होता है, जो हमारे कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं कुछ घर में, तो जब क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारा वोल्टेज का फ्लैक्चुएशंस होता है। कभी कभी वोल्टेज हाई आ जाता है, कभी कम आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है करंट की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। तो मान लो अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, मान लो अगर आपको 6 एम्पियर की करंट चाहिए आपको किसी चीज़ के लिए, अगर उससे ज़्यादा करंट आ जाता है तो क्या होएगा, आपका कोई भी कॉस्टली इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, जहाँ पे जैसे कोई इक्विपमेंट है उससे पहले क्या होता है हमारा फ्यूज लगा रहता है एक उसमें। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे ही आपका जो ये फ्यूज है उसमें 6 एम्पियर से करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मान लो 8 एम्पियर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। जैसे ये गल जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि करंट जाएगा ही नहीं इसमें, जो हमारा इक्विपमेंट है उसमें करंट नहीं जाएगा और ये बच जाएगा। यानी कि ज़्यादा करंट आ जाता है, उससे इक्विपमेंट को ख़राब होने से बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। तो हम किस तरीके का फ्यूज यूज करें, जिसका गलनांक कम होगा उस तरीके का फ्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज में लेंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। गलनांक कम क्यों? गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी तो क्या होगा, जल्दी से गल जाएगा अगर ज़्यादा करंट आएगा तो। अगर मेल्टिंग पॉइंट आपका हाई होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा आएगा फिर भी वो गलेगा नहीं, तो हाई करंट क्या होगा, हमारे इक्विपमेंट पे भी पहुंच जाएगा और उसको भी ख़राब कर देगा। इसलिए जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर में उगने वाले कवक यानी कि फंगाई, कवक को कहते हैं फंगाई, उसको क्या कहते हैं? दोस्तों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। कोप्रोफिलस, साक्सिकोलस, कार्टिकोलस एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो गोबर में उगने वाले कवक होते हैं, गांव में आपने गोबर देखा होगा, वो काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है। तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा सा वाइट कलर का एक फंगाई उग जाती है। तो उसका जो नाम होता है वो होता है आपका कोप्रोफिलस। ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि फंगाई की स्टडी को क्या कहते हैं, कवक का अध्ययन, यानी कि जो फंगाई की स्टडी रहती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइकोलॉजी। ध्यान रखना, माइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? दोस्तों जो दूध होता है उससे जो क्रीम निकालते हैं हम, उसमें कौन सा बल प्रयोग होता है, इसके बारे में हमसे पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं। अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल एंड इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो बल यूज होता है वो होता है आपका अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल होते क्या है। दोस्तों क्या होता है, जब सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो बल आपका बाहर की साइड लगे, एक बल क्या होता है, एक बल आपका अंदर की साइड में लगता है और एक बल आपका बाहर की साइड में लगता है। जो अपकेंद्रीय बल होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इसको। और दूसरा अभिकेंद्रीय रहता है दोस्तों, इसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल।
तो दोस्तों जो आपका अपकेंद्रीय बल होता है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आपका, वो लगता है बाहर की साइड। तो अपकेंद्रीय लगता है आपका बाहर की साइड, और जो सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय जो है आपका, वो लगता है अंदर की साइड फोर्स। तो जो जो फोर्स आपका बाहर की साइड लगता है अपकेंद्रीय बल, उसको हम क्या करते हैं, दूध से क्रीम निकालने में प्रयोग करते हैं। इसकी मदद से क्रीम क्या होती है, ऊपर आ जाती है आपकी, बाकी दूध दूध जो रहता है वो नीचे रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? ऑप्शंस हैं: सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, आइरिस, एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों जो आपकी सब सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनको कहते हैं इंग्लिश में WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या होती है, मानव के शरीर के सैनिक कहलाती हैं। इनसे क्या होती है दोस्तों, जो WBC रहती हैं क्या करती हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको इंक्रीज करती हैं। तो यही हमारी क्या कहते हैं, सैनिक कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये याद रख लेना। उसके अलावा जो आपका लाल रक्त कणिकाएं रहते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हमारे अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के पहुंचाते हैं। और दोस्तों जो आइरिस की है, ये तो इसका कोई पार्ट ही नहीं है। आइरिस तो आँख का पार्ट है, आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं: DC को AC में बदलने के लिए, AC को DC में बदलने के लिए, AC वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। AC जो वोल्टेज होता है आपका, उसका स्टेप अप या स्टेप डाउन, यानी कि उपचयन या अपचयन, इन दोनों को करने के लिए यूज में लिया जाता है। दोस्तों बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। जो DC को AC में जो चीज़ बदलती है, क्या DC को जो AC में बदल रहा है हमारा, उसको हम कहते हैं इन्वर्टर। दोस्तों काफ़ी घरों में आपने इन्वर्टर देखा होगा, आपके घरों में इन्वर्टर लगा होगा। इन्वर्टर क्या करता है, जब लाइट चली जाती है तो जो DC स्टोरेज जो बैटरी रहती है हमारे घर में, वो चार्ज हो जाती है जब लाइट आती है तो। और जैसे ही लाइट चल जाती है तो क्या होता है, हमारा जो DC चार्ज हो गई थी बैटरी, तो वो DC को हमको क्या करना पड़ेगा, AC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्यूबलाइट फैन पंखा वगैरह चलाने के लिए। तो उसका काम कौन करेगा, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का मेन काम यही है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। और आपसे पूछ रहा है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, तो AC को DC में कन्वर्ट करता है आपका रेक्टिफायर। कौन करता है, रेक्टिफायर आपका AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो और नीचे ऑप्शन सी पता ही चल गया आपको, ट्रांसफॉर्मर का करता है, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। तो सब चार ऑप्शन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्स घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्स क्रिस्टल किसके बने होते हैं? दोस्तों जो क्वार्ट्स घड़ियाँ होती हैं, उनमें जो क्वार्ट्स का क्रिस्टल लगा होता है एक, वो किस चीज़ का बना होता है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए आपका वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका बना होता है आपका क्वार्ट्स क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से झूठ पता लगाने वाला यंत्र, यानी यंत्र को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वो कौन सा है, ये हमको बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं: पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर। तो दोस्तों जो पॉलीग्राफ होता है, ये वो यंत्र है जिससे हम झूठ का पता लगा सकते हैं। इसको इंग्लिश में लाई डिटेक्टर भी आपने सुना होगा, मोस्ट कॉमन नेम लाई डिटेक्टर, झूठ को पकड़ने वाला यंत्र। तो इसकी खोज क्या हुई थी, अगस्त लोरसन ने की थी 1921 में। इससे पता कैसे चलता है दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है, और दिमाग के सिग्नल जो निकलते हैं वो अलग तरीके से निकलते हैं। तो ये यंत्र क्या करता है, हार्ट बीट को नापता है, ब्लड प्रेशर को नापता है, और दिमाग के सिग्नल्स को रीड करता है। तो इन सब तीनों चीज़ों को देखने के बाद किसी भी इंसान के बारे में बताया जा सकता है कि वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। उसके अलावा दोस्तों बाकी ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। जो सिस्मोग्राफ है दोस्तों, सिस्मोग्राफ क्या करता है, आपके जो भूकंप के झटके आते हैं उनको मेजर करता है। भूकंप आता रहता है, उसको मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज लेते हैं। और जो आपका ऑडियोमीटर होता है, तो वो क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडियो से ना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऑडियो फाइल होती है ना आपकी, तो उसमें क्या होता है, चलाओगे तो ऑडियो आएगी, आवाज़ आएगी, तो ऑडियो की यानी ध्वनि, ध्वनि को नापता है। और जो लास्ट है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या करता है दोस्तों, जो वायु रहती है, एयर, तो वायु की गति को मापता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर जो है झूठ को पकड़ता है, सिस्मोग्राफ भूकंप को पकड़ता है,
ऑडियोमीटर आपका क्या करता है, ध्वनि को नापता है, और एनीमोमीटर जो है वायु की गति को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन मफलर क्या है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक, वायु प्रदूषण को कम करने की तकनीक, जल प्रदूषण को कम करने की तकनीक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ग्रीन मफलर है वो क्या है, हमारा ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। इस तकनीक में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं या फिर जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, अपने जो रोड होते हैं बड़े बड़े, उनके आसपास में हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं दोस्तों, जो भी ध्वनि रहती है हमारी, जो नॉइज पोल्यूशन जो होता है आपका दोस्तों, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है नॉइज को, तो इसलिए रिड्यूस कर देता है नॉइज के लेवल को। तो इसलिए इसका नाम हमने दिया है ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर क्या चीज़ है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, एमिग्डालिन, लोहा, मैग्नीज एंड इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों, एमिग्डालिन जो होता है आपका, ये सेब के बीज में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैड काउ डिजीज का क्या कारण है? ऑप्शंस हैं, जीवाणु, वायरस, प्रियन एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों जो मैड काउ डिजीज जो होती है, ये एक ऐसी बीमारी है जो है ना, सूक्ष्म जीव जो होते हैं आपके, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। ये बीमारी क्या होती है, पशुओं में होती है ज़्यादातर। तो ये क्या करते हैं, जो दिमाग रहता है पशुओं का, उसको प्रभावित करती है, उसको इफेक्ट करती है। इसके इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है हमारे, जब इसका इन्फेक्शन होता है तो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं दिमाग में, जिसके कारण जो दिमाग रहता है पशु का, वो क्या होता है कि स्पंज की तरह हो जाता है, और धीरे धीरे पूरा चीज़ खराब होने लग जाती है। तो ये होता किसके कारण है, ये होता है प्रियन के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एसपीएल सोरेनसन, विलियम रोंटजन एंड नन ऑफ दी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, एसपीएल सोरेनसन ने क्या किया था, पीएच का आविष्कार किया था। दोस्तों कभी कभी पूछते हैं कि जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म बताओ। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको आप कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों में से कोई भी जो आपका लिखा हो उस पर आपको टिक करना है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही करेक्ट है। अब पीएच चीज क्या है दोस्तों, पीएच क्या है, एक स्केल है जो क्या करता है, एसिड और बेस, इन दोनों को बताता है कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। जो आपका स्केल होता है उसमें जो बीच का पॉइंट होता है 7 होता है, यहाँ पे 7 नंबर, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये 7 पीएच किसका होता है आपसे पूछे तो आपको बताना, वाटर का जो पीएच होता है 7 होता है, पानी का पीएच 7 होता है। और 7 से पहले क्या होते हैं, हमारे सारे एसिड होते हैं, और 7 के बाद क्या होते हैं, हमारे सारे बेस होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शंस हैं, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, उपयुक्त सभी। दोस्तों जो प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होती है वो आपकी होती है तीनों को तीनों, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, सारी की सारी क्या होती हैं, प्रोटोजोआ के कारण ही होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारियाँ होती हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो क्या है, आप एक सेंटेंस याद रखिए, पापा काम पे सोते हैं। तो आपको ये याद रखना, पापा काम पर सोते हैं। तो पापा का मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा पायरिया। कौन सा, ये जो पायरिया है ये पापा का मतलब होगा। और नेक्स्ट है काम। तो काम में क्या है आपका, का और मैं से अलग अलग बीमारी आएगी। का से तो आपका आ जाएगा दोस्तों, ऊपर लिख रहा हूँ, काला जार, ये एक बीमारी सुनी होगी आपने। ये आपका हो जाएगा का से, और मैं से आपका मलेरिया हो ही गया है, मलेरिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। और जो पे है इससे हो जाएगी पेचिस, जो ऑप्शन सी आपका इसमें दे रखा है वो इससे हो जाएगी पे से। और सोते हो से मतलब है सोने की बीमारी, एक जो सोने की बीमारी होती है वो भी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो मैंने कौन कौन सी बीमारी बता दी है आपको प्रोटोजोआ के कारण, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होती है उनके लिए ट्रिक बताइए मैंने। सबसे पहले एक, पापा काम पे सोते हैं।
अब इनमें कौन कौन सी बीमारियां, पापा का मतलब पायरिया होती है, एक कालाजार होती है, का मतलब मैं मतलब मलेरिया, पे मतलब पेचिस, और सोते का मतलब सोने की बीमारी। तो एक पायरिया हो गई, एक कालाजार हो गई, एक मलेरिया हो गई, एक पेचिस हो गई, एक सोने की बीमारी हो गई। तो आपको सारी याद रखनी है, ये सारी की सारी किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम क्या है? दोस्तों जो ग्रंथियां हैं इनको इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं, जो मानव पाचन तंत्र से जो जुड़ी होती है उनका क्या नाम है? दोस्तों ऑप्शन ए जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है वही सारी की सारी क्या है? मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई होती है। कौन कौन सी? लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। तो इस चार तीनों की तीनों क्या होती है? मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं। अब दोस्तों क्या होता है, पाचन प्रक्रिया क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, जिसमें सिंपल आपको ऑप्शन में दिया रहेंगे कुछ कुछ, और एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा पाचन प्रक्रिया में क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है उसको सरल में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स रहता है आपका वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि हिंदी में मैं जो अब अगर लिखूँ तो ये हो जाएगा जटिल। जटिल को क्या कर देता है? सरल। जो भी आपका ऑर्गेनिक हम जो खाते हैं उसको क्या कर देगा? ये सरल में कन्वर्ट कर देता है पाचन से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं दोस्तों कि सबसे पहले पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है? तो पाचन की जो प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है ना दोस्तों, वो मुख में होती है। यानी कि जो मुंह है अपना उसी में स्टार्ट हो जाती है। माउथ में क्या होता है दोस्तों? लार होती है, तो लार के माध्यम से पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले स्टार्ट होती है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे स्टार्ट होती है सबसे पहले? तो मुख से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा है? दोस्तों जो हमारा दिमाग होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक अग्र मस्तिष्क जिसको इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं, एक मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहते हैं जो बीच में होता है आपके, और लास्ट में एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कहते हैं इसको। तो जो पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला है ये किसके पार्ट है? ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन सी जो पश्चिम मस्तिष्क होता है यानी कि जो हिंड ब्रेन होता है उसके पार्ट होते हैं पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है उसमें जो लास्ट उत्पाद यानी कि जो बाय प्रोडक्ट हमारा बचता है वो होता है पायरुविक अम्ल। ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? तो दोस्तों जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी उसमें जो आवर्त हैं यानी कि जो पीरियड्स हैं उनकी संख्या क्या है ये हमको बताना। तो 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स कैसे होते हैं दोस्तों? जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो हमारे पीरियड्स होते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? आपके ग्रुप्स। ठीक है। तो अगर आपसे पीरियड पूछे तो पीरियड आपको बताना 7 होते हैं, और अगर आपसे पूछे ग्रुप्स तो ये आपको बताना कितने? 18 होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त संचार या रक्त परिसंचरण सर्कुलेशन यानी कि सर्कुलेशन को किसने खोजा था? दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, वोल्टेयर, विलियम हार्वे, लेगरहेंस एंड नन ऑफ दीज। जो विलियम हार्वे हैं दोस्तों ऑप्शन बी, इन्होंने क्या किया था? रक्त संचार या फिर कह रहे हैं तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इन्होंने खोजा था इसको। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण ना इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो इसको खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? जो प्रमुख अपशिष्ट जो मानव शरीर उत्पादित करता है दोस्तों वो क्या क्या चीज़ है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों, एंड नन ऑफ दी। दोस्तों जो यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की दोनों जो चीज़ें होती हैं आपकी वो मानव शरीर उत्पादित करता है, उसके प्रमुख में से दोनों ही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों यूरिया का कभी कभी क्या होता है हमसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, ये होता है CH4N2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक कोर किससे प्राप्त होती है? दोस्तों जो व्यापारिक कोर्क होती है दोस्तों वो कोर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? दोस्तों रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है ये हमसे पूछा है।
तो दोस्तों ऑप्शन बी आप यहाँ पे देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है यानी कि जो एड्रेनल ग्लैंड होती है आपकी, वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। उसके अलावा दोस्तों जो थायराइड होती है, ये क्या करती है, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास या परिपक्वता से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करती है। और एक है आपकी जो ऑप्शन सी, थाइमस। तो थाइमस क्या होता है दोस्तों, ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली, जो प्रतिरक्षा की जो प्रणाली होती है आपकी, उसके विकास में मदद करती है, उसको बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करती है। दोस्तों आज इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।